हाँ जी। तो AS19 की डिमांड आ रही थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर AS19 को रिवाइज करवा दो, वो भी बहुत कम समय के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। AS19 जो भी ये नोट्स हैं वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। AS19 लीजेस, आप सब जानते हैं लीजेस दो टाइप का होता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज इज अ लीज जहां पर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर टू लेसी। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लेसी को सब कुछ अर्पण कर दिया, सिर्फ लीगल टाइटल छोड़कर। फाइनेंस लीज मतलब एक तरीके से लेसी को असेट बेचने जैसा हो गया। लेसी ही असेट यूज करेगा, लेसी ही सारे बेनिफिट्स लेगा, लेसी ही सारे रिस्क उठाएगा उस असेट के लिए, ठीक है। कल को असेट को रिपेयर करना होगा, लेसी ही करेगा। तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब सब कुछ लेसी को अर्पण, सिर्फ टाइटल छोड़कर। आई बात समझ में? मतलब डीम्ड सेल। तो डीम्ड सेल को कहते हैं फाइनेंस लीज, या फिर हायर परचेज सेल को कहते हैं फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज को चेक कैसे किया जाएगा? इंडिकेटर्स क्या हैं फाइनेंस लीज को चेक करने के? इंडिकेटर्स है पांच में से कोई भी अगर एक इंडिकेटर आ जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो माना जाएगा कि वो फाइनेंस लीज है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मान लीजिए लीज टर्म बहुत छोटा है, 3 साल का है, पर सीधा सीधा बोला गया कि 3 साल तो हमने लेसी को दिया ही एसेट, पर 3 साल बाद लेसी ये एसेट खरीद लेगा, उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, पेमेंट ही हम इतना ले रहे हैं उससे, तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी। भले 3 साल का एग्रीमेंट है, भले 6 महीने का एग्रीमेंट है, भले 2 महीने का एग्रीमेंट है, पर लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये बेसिकली फाइनेंस लीज मानी जाएगी। दूसरा ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट दे रहा हूं, परचेज करने का राइट दे रहा हूं एट अ वेरी रिड्यूस्ड प्राइस, एट रिड्यूस्ड प्राइस। right to purchase the asset at very reduced price and it is certain that लेसी मना नहीं करेगा। जो प्राइस मैंने लेसी को ऑफर किया है वो मुझे पता है कि बहुत अच्छा प्राइस मैंने उसको दिया है, वो डेफिनेटली लेगा अकॉर्डिंग टू हिज यूटिलिटी एंड बजट। तो अगर राइट टू परचेज दिया है लेसी को, इट इज सर्टेन दैट लेसी विल बाय, तो भी वो आप उसको फाइनेंस लीज अज्यूम कर सकते हो। सर बाद में अगर चेंज हो गया तो इट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। लीज टर्म कवर्स मैक्सिमम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। असेट की लाइफ है 20 साल, मैंने 20 साल के लिए लीज पर दे दिया। असेट की लाइफ है 20 इयर्स, मैंने 18 इयर्स के लिए लाइफ लीज पर दे दिया। जनरली यहां पर अगर परसेंटेज फॉर्म में देखो तो आपको बस ये देखना है कि क्या 75% और मोर ओवरऑल लीज टर्म पूरी लाइफ को कवर कर रहा है कि नहीं। लाइफ का 75% और मोर कवर कर रहा है कि नहीं, आपको बस ये देखना है, आपको बस ये देखना है। तो लीज टर्म कवर्स मैक्सिमम इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी सब्सटेंशियली कवर्स फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। एक हाथ में रख दो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट जो कि आपको अवेलेबल होगी, दूसरे हाथ में रख दो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। एमएलपी में क्या आता है? एनुअल लीज पेमेंट्स, डाउन पेमेंट जो शुरू में पे कर दिया, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और दूसरे हाथ में फेयर वैल्यू रख लो। लगभग आसपास है क्या? अगर 90% भी कवर हो रहा है, अगर 90% भी कवर हो रहा है तो माना जाएगा कि एक तरीके से असेट को बेच दिया गया है, क्योंकि अगर असेट को आज मैं बेचता तो फेयर वैल्यू पे बेचता, उसके बदले लीज पर दे दिया तो मुझे उतना पेमेंट मिल रहा है जिसका प्रेजेंट वैल्यू लगभग फेयर वैल्यू के बराबर ही आ रहा है, तो इट इज एज गुड एज सेल ना, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। और लास्ट, अगर असेट स्पेशलाइज्ड नेचर की है, कस्टमाइज्ड असेट है, लेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, नोबडी विल यूज इट, नोबडी कैन यूज इट विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशन, तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी। 5 में से कोई कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फाइनेंस लीज। आगे बढ़ते हैं, बुक्स ऑफ लेसी। अब बुक्स ऑफ लेसी फाइनेंस लीज, ऑफ कोर्स हम यहां पर फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस लीज में लेसी क्या करेगा? सबसे स्टेप नंबर वन में लेसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालेगा। एमएलपी में क्या क्या आएगा?
डीपी मतलब डाउन पेमेंट जो इनिशियली पे किया, लीज पेमेंट्स जो एनुअली पे करेंगे, और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू अगर लेसी ने कोई दिया है तो एमएलपी का डिस्काउंटिंग करेगा। जैसे डीपी का डिस्काउंटिंग रेट 1 ही आएगा। लीज रेंट 1 ईयर के एंड में है, मान लो 10% का रेट है 0.909। अच्छा, डिस्काउंटिंग रेट अगर आपको कुछ फैक्टर्स नहीं दिए गए तो 3 डिजिट तक ले लेना। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अगर आपको नहीं दिए गए तो 3 डिजिट तक ले लेना, ठीक है। तो लीज रेंट और जीआरवी ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। आपने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकाल लिया। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप असेट को और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे। असेट को और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे लोअर ऑफ जो आपने ये निकाला है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। स्टेप 1 में जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकाली है और असेट की आपको फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, विच एवर इज आप लोअर करोगे, उस पर आप एंट्री पास करोगे क्या, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। असेट अकाउंट डेबिट आप करोगे टू लीज लायबिलिटी मतलब रिकॉर्ड करोगे। एंट्री के अंदर कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। जब आप असेट अकाउंट डेबिट करोगे तो आपको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा इमीडिएटली, तो टू बैंक इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का पेमेंट, बैंक में डीपी का भी पेमेंट आएगा, बाकी आपकी लीज लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर पे आ जाएगी। क्योंकि डीपी का अमाउंट पे हो गया तो लीज लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर पे आ जाएगी। जो भी लीज लायबिलिटी बचेगी उस लीज लायबिलिटी पे आप इंटरेस्ट निकालना शुरू करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 में फाइनेंस कॉस्ट निकाला जाएगा। जो फर्स्ट टाइम लीज लायबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग आएगी उस पे इंटरेस्ट निकलेगा। इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, ईयर ऑपरेटिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेमेंट और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट निकलेगा। जो आपको लीज पेमेंट देना है वो आप माइनस करोगे ईयर एंड पे और क्लोजिंग आ जाएगा। इस तरीके से आप करोगे। बोलो बेटा क्लियर। लास्ट ईयर जब आएगा, जब आपका लास्ट ईयर आएगा तो ये पिछले साल का क्लोजिंग, लास्ट ईयर का ओपनिंग। इंटरेस्ट कॉस्ट आप बैलेंसिंग फिगर करके निकालना, मतलब लास्ट ईयर में वैसे भी आपको पता होगा कि पेमेंट वगैरह क्या होने वाला है इंक्लूडिंग जीआरवी, तो आपका इंटरेस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बिकॉज राउंडिंग ऑफ का एरर नहीं आना चाहिए, कंसीडरिंग क्लोजिंग अमाउंट इज अ 0 क्योंकि लास्ट ईयर है। समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो ये कौन हो गया, ये हो गया आपका बुक्स ऑफ लेसी। इतना सिंपल सर, सर सच्ची में इतना सिंपल? हाँ बेटे हाँ। चलो बुक्स ऑफ लेसर, बुक्स ऑफ लेसर फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में बुक्स ऑफ लेसर का क्या होगा? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। साला ये टर्मिनोलॉजी ही मार देती है साला। अकाउंटिंग सिंपल है, टर्मिनोलॉजी साला थोड़ी सी मार देती है, बाकी तो सब ठीक है। एमएलपी में क्या आता है? डीपी, लीज रेंट और जीआरवी। कौन सा जीआरवी? स्टार लगाया हुआ है। जब आप लेसी के लिए एमएलपी निकाल रहे थे तो वो जीआरवी जो लेसी ने ऑफर किया था, लेसी ने गारंटी किया था। पर यहां जो जीआरवी लिया जाएगा वो कौन सा जीआरवी? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जीआरवी विच कैन बी हायर ऑफ द फॉलोइंग। जो लेसी ने गारंटी किया है वो जीआरवी, जो थर्ड पार्टी ने गारंटी किया है लेसर को, किया है लेसी को मत बेच, मुझे बेच, मैं तेरे को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इतना पेमेंट करेगा, विच एवर इज हायर वुड बी द जीआरवी टेकन बाय द लेसर। तो ये तो आपको एमएलपी पता ही है, बस जीआरवी का थोड़ा सा ध्यान रखना लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक होती है यूजीआरवी, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये यूजीआरवी कहां से आएगी? क्वेश्चन में दी होगी बाबा। टोटल रेसिडुअल वैल्यू 5 लाख है, उसमें से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मान लो 4 लाख है, तो अनगारंटीड बच गई 1 लाख। ठीक है। अब जब आप एमएलपी को और यूजीआरवी को ऐड करोगे, बेटे अभी तक आपने एमएलपी का प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया है और यूजीआरवी भी आपकी एंड वाली है। अरे आरवी रेसिडुअल वैल्यू एंड वाली होती है। ये दोनों को जब आप टोटल करोगे तो इट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ध्यान रखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज मतलब एमएलपी प्लस यूजीआरवी, अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू हुआ नहीं है। वंस अगर आपने इसका प्रेजेंट वैल्यू कर लिया तो ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल, तो ये बन जाएगा एनआईएल, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो जीआईएल का प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसका एक और नाम है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को आप फेयर वैल्यू के बराबर भी मानते हो। किसके बराबर मानते हो? फेयर वैल्यू के बराबर मानते हो। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज फेयर वैल्यू माइनस आईडीसी, फेयर वैल्यू माइनस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ऐसे भी आपकी एनआईएल निकलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल की निकालते हो ना, दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फेयर वैल्यू। असेट की आज की फेयर वैल्यू, अगर मैं असेट को आज बेचूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, माइनस बेचने का जो भी खर्चा आएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो एनआईएल इज नथिंग, इट इज जस्ट द फेयर वैल्यू। तो कभी किसी क्वेश्चन में अगर एनआईएल नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला जा रहा है, तो फेयर वैल्यू को ही एनआईएल मान सकते हो। आईडीसी 0 अगर होगी तो 0 कर देना, नहीं तो जो भी होगी तो माइनस कर देना।
unearned finance income, unearned finance income. What is this unearned finance income? unearned finance income मतलब, unearned finance income मतलब टोटल इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉर्डेड इन फ्यूचर. कुल मिला के मान लो 5 इयर्स का लीज टर्म है, तो पहले साल की इंटरेस्ट इनकम लेसर को कितनी होगी, सेकंड ईयर की कितनी होगी, थर्ड ईयर की कितनी होगी, फोर्थ ईयर की कितनी होगी, फिफ्थ ईयर की कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी होने वाली है, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. इसका फॉर्मूला है जीआईएल मतलब बिना प्रेजेंट वैल्यू माइनस एनआईएल मतलब विथ प्रेजेंट वैल्यू. तो जीआईएल में से एनआईएल होगा माइनस, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आएगा. लेसर का अगर क्वेश्चन आए फाइनेंस लीज में तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल के आने का ही आने का, पूछे ना पूछे 1 मिनट लगेगा बस, जब बाकी सब चीजें कर चुके होगे. सेम स्टेप फॉलो करनी है. स्टेप नंबर 1 जैसे आपने उधर स्टेप नंबर 1 किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी किया था, यहां पर आपको स्टेप नंबर 1 लीज रिसीवेबल निकालना है एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल. वहां था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, यहां जीआईएल मतलब एमएलपी प्लस यूजीआरवी, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और आपका निकल आएगा लीज रिसीवेबल. निकल गया, डन. अब आप लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड कैसे करोगे, डिपेंड करता है कि आपका डीलर है, सॉरी नॉन डीलर है कि डीलर है. क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो आप हमेशा नॉन डीलर मानोगे. हमेशा क्या मानोगे, नॉन डीलर. बोला गया है तो डीलर मानोगे. सबसे पहले नॉन डीलर लेसर है तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट में आपको डीपी मिलेगा, मिलेगा माइनस आपने इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, हो सकता है लेसर ने पे किया हो. तो मान लो मुझे डीपी मिला 5 लाख रुपए का, पर मैंने कॉस्ट पे किया 50,000 का, तो नेट बैंक अकाउंट में मुझे कितना आया, डीपी माइनस आईडीसी मतलब 4,50,000 का. ठीक है, असेट जाएगी मेरी बुक वैल्यू पर और लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो आपने ये ऊपर का प्रेजेंट वैल्यू निकाला था. याद रखिएगा यहां पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त आपने डीपी को नहीं लिया, डीपी मैंने डायरेक्टली बैंक में कर दिया, इसीलिए मैं लीज रिसीवेबल को यहां पर ऊपर के स्टेप नंबर 1 के वैल्यू पे निकाल रहा हूं. असेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बुक वैल्यू पर. अगर इस अकाउंटिंग एंट्री में कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस हो जाएगा आपका पी एंड एल में. ये हो गया नॉन डीलर. डीलर के केस में क्या करना है, डीलर मतलब जिसका रोज का काम है असेट को लीज पर देना, धंधा बन गया है साले का. तो धंधा बन गया है तो वो टू असेट ना करके टू सेल करेगा. क्या करेगा, टू सेल. वो क्या करेगा, टू सेल. और अगर वो सेल करेगा तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब सेल बुक करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक करना पड़ता है, तो वो सीओजीएस बुक करेगा. अब एंट्री क्या क्या होगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डीपी आ जाएगा. सर यहां पर डीपी और आईडीसी दोनों आया था माइनस करके, नहीं, यहां बैंक अकाउंट डेबिट बस डीपी आ जाएगा, आईडीसी की अलग से एंट्री करेंगे, छोड़ दो. बैंक अकाउंट डेबिट डीपी आएगा. सीओजीएस इस एंट्री का बैलेंसिंग फिगर होगा तो इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे. लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट प्रेजेंट वैल्यू बेटा एज इट इज. ठीक है, टू इन्वेंट्री लेसर की बुक्स में, डीलर लेसर की बुक्स में जो असेट होगी वो असेट नहीं दिख रही होगी, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट दिख रही होगी, तो टू इन्वेंट्री. और टू सेल विच इज लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू. सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, सर ये तो लेसी भी करता था. हाँ, जो लेसी करता है ना वही वैसा का वैसा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे सेल बुक करेंगे. तो इसका मतलब डीलर लेसर सेल बुक करेगा, इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करेगा, टू सेल टू इन्वेंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट डीपी से लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा क्योंकि उसको फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाले, जैसा स्टेप नंबर 1 में निकाला गया था. और इस अकाउंटिंग एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो सीओजीएस में जाएगा, बिकॉज सीओजीएस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपका एक इमीडिएट प्रॉफिट निकलेगा. सीओजीएस और सेल को कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल. वो पूछेगा आपसे कि प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल क्या है, तो सेल माइनस सीओजीएस इज अ प्रॉफिट ऑन आउटराइट सेल. इंटरेस्ट इनकम सेम फॉर्मेट, जो भी हमने लेसी का फॉर्मेट देखा उसी फॉर्मेट में जो आपका ये लीज रिसीवेबल है यहां से शुरू करोगे फर्स्ट ईयर में, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पेमेंट मिलेगा और क्लोजिंग आ जाएगा. सेम फॉर्मेट. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलिए उसके बाद बात करेंगे सेल एंड लीज बैक. सर ऑपरेटिंग लीज, बेटा ऑपरेटिंग लीज जानते हो तुम लोग, ऑपरेटिंग लीज सिंपल है, ये सब प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगा, डिस्काउंटिंग नहीं होगा, लेसर असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लेसर अपनी असेट को डेप्रिशिएट करेगा, उसको लीज इनकम होगी एसएलएम बेसिस पे बुक करेगा, लेसी सेम लीज इनकम लीज पेमेंट देगा और एसएलएम बेसिस पे बुक करेगा. बस इतनी सी बात. क्लियर? ऑपरेटिंग लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम लेसी क्या करेगा, एंट्री पास करेगा, लीज रेंट अकाउंट डेबिट based on SLM to bank as per agreement, जो भी पे करेगा. अगर इस एंट्री में डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा, डिफरेंस आपका जाएगा क्या बोलते हैं, लीज रेंट डेबिट हो गया और आपका टू बैंक हो गया, तो जो डिफरेंस होगा वो डेफर्ड लीज
रेंट में चला जाएगा। ये एक टेम्पररी अकाउंट होगा। सेम लेसर की बुक्स में भी वही डिफरेंस आएगा, और ये जो भी जितने भी साल का लीज है, 4 साल 5 साल, उसमें ये खत्म हो जाएगा डेबिट क्रेडिट होके। लास्ट बात करते हैं सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, जहां पर एक बंदा असेट को सेल कर रहा है दूसरे बंदे को, तो पहला बंदा बन गया सेलर, दूसरा बंदा बन गया बायर, और फिर बायर इमीडिएटली वो असेट या सिमिलर असेट उसी बंदे को असेट वापस लीज पर दे रहा है। पहले तो इसने बेचा, फिर खरीदने वाले ने वापस असेट दे दिया लीज पर, तो जिसने बेचा वो लेसी बन गया, जिसने खरीदा वो लेसर बन गया। इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेल एंड लीज बैक में क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो सेलर है उसको प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा सेल होने पर, असेट को सेल करने पर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा उसका ट्रीटमेंट निकालना। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो लीज बैक हुआ है वो फाइनेंस लीज बैक हुआ है कि वो ऑपरेटिंग लीज बैक हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस लीज बैक, क्योंकि वो इजी है। अगर मैंने सेल किया और उसने, सामने वाले ने मुझे ये असेट हमेशा के लिए वापस कर दी, तो ये फाइनेंस लीज बैक हो गई, क्योंकि मुझे सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड वापस मिल गए। तो लॉजिकली देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि मैंने असेट बेचा ही नहीं, मैंने असेट वापस किया पर असेट मेरे पास वापस आ गया। तो ये फाइनेंस लीज बैक में लॉजिकली मैंने असेट बेचा ही नहीं। जब मैंने असेट ही नहीं बेचा तो मुझे प्रॉफिट इमीडिएटली बुक नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंस लीज में क्या होता है कि क्योंकि मैंने लॉजिकली असेट बेचा नहीं तो मुझे प्रॉफिट इमीडिएटली बुक नहीं करना चाहिए, तो मैं प्रॉफिट लॉस को डेफर्ड एंड अमोटाइज करेगा। क्या करेगा? डेफर्ड एंड अमोटाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। असेट की लाइफ में मेरे पास असेट वापस आ गई, अगर मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है तो मैं उसको डेफर एंड अमोटाइज करेगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि मैं एंट्री क्या करूंगा बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट, सेल प्रोसीड्स टू असेट, बुक वैल्यू, डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड गेन और लॉस। फिर मैं एक और एंट्री करेगा, हाँ मैं एक और एंट्री करेगा। एंट्री क्या करेगा? फाइनेंस लीज है तो असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी करेगा कि नहीं करेगा? तो लॉजिकली देखो, असेट गई, असेट आई, असेट गई बुक वैल्यू पर, असेट आई लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू, याद है कि नहीं? तो इसीलिए मैं यहां पर जो भी मेरे को गेन और लॉस आएगा मैं उसको डेफर एंड अमोटाइज करेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा गेन हर साल पीएनएल में डालूंगा, थोड़ा 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 पीएनएल में डालूंगा, और जितना पीएनएल में नहीं डालूंगा उसको अनअमोटाइज बोलेंगे और वो बैलेंस शीट में दिखेगा। बस ये है आपका फाइनेंस लीज बैक में प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट। प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग लीज बैक के अंदर थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। उसको समझने के लिए पहले आपको 3 वैल्यू समझनी पड़ेंगी: कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस। कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस। तो व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट मतलब असेट जो बेची है उसकी बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू असेट की मार्केट वैल्यू, कितने में बेची जा सकती है। और सेलिंग प्राइस मतलब असेट एक्चुअली कितने में सेल की गई है। सर फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस एक ही नहीं हो सकती? होने को हो सकती है, पर होने को अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें अकाउंटिंग क्या है? सेल एंड ऑपरेटिंग लीजबैक की अकाउंटिंग क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल क्या है? इसमें आपको 3 रूल याद रखने हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, इंपेयरमेंट ऑफ असेट। AS 28 वाला रूल लगाना है, इंपेयरमेंट लगाना है। इंपेयरमेंट कब लगता है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो, है ना? तो बस यहां पर इंपेयरमेंट लगाना है जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और फेयर वैल्यू कम हो। तो ये कैरिंग अमाउंट मान लो असेट की है 1 लाख रुपीस और फेयर वैल्यू है 90,000। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? भाड़ में जाए सब दुनियादारी, पहले असेट को इंपेयर करो, 10,000 लॉस बुक करो और असेट की वैल्यू रिड्यूस करो, असेट की कैरिंग अमाउंट रिड्यूस करो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट उसकी 90,000 हो जाएगी। तो रूल नंबर 1, इंपेयरमेंट का कब लगेगा? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है। अप्लाई ओनली व्हेन द फेयर वैल्यू इज लोअर देन द कैरिंग अमाउंट। इस केस में आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इंपेयरमेंट लॉस आपको बुक करना पड़ेगा पीएनएल में, और रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी आपकी फेयर वैल्यू के बराबर। डन। रूल नंबर 1 तभी लगेगा जब फेयर वैल्यू कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है। यहां पर सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं है। अब आते हैं रूल 2 में और रूल 3 में। रूल 2 क्या है बोलता है? रूल 2 बोलता है लॉस के बारे में। लॉस ऑन सेल, जब भी आप बेचोगे अगर आपको नुकसान हो गया, नुकसान कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट। अगर आपने रूल 1 लगा चुके हो तो सेलिंग प्राइस माइनस रिवाइज कैरिंग अमाउंट, सिंपल। रूल 1 नहीं लगाया है तो नॉर्मल कैरिंग अमाउंट, रूल 1 लगा लिया है तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो लॉस शैल बी ऑलवेज ट्रांसफर टू पीएनएल। रूल 2 बोलता है भैया लॉस आया ना, कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस ये वाली माइनस कैरिंग अमाउंट, कौन सी? अगर रूल 1 लगा लिया था तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रूल 1 लगा ही नहीं था तो जो भी कैरिंग अमाउंट उससे वो थी 1 लाख की, वो माइनस कर दो, जो भी लॉस आया वो पीएनएल में जाएगा। एक्सेप्शन बस ऐसा है
कि लॉस को तुम डेफर कर सकते हो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हारा जो लीज रेंट है वो फ्यूचर का थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा, लॉस तुम्हारा कॉम्पनसेट हो रहा है फ्यूचर के लीज पेमेंट में, फ्यूचर का लीज पेमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो तुम उसको डेफर एंड अमोर्टाइज कर दोगे फ्यूचर के लीज टर्म में एसएलएम करके। अब ये तुम्हें कब करना है? ऑल्टरनेटिवली हर आंसर में लिख के आना, जहां जहां लॉस होना तो ऑल्टरनेटिव लिख के आना कि ऑल्टरनेटिवली द लॉस कैन बी डेफर एंड अमोर्टाइज इफ द लॉस कैन बी कॉम्पनसेटेड विद द फ्यूचर लीज पेमेंट्स। ठीक है, नहीं भी लिखा है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो लिख के आना पड़ेगा। लास्ट रूल है बेटा आपका प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल किस पे निकलेगा? प्रॉफिट ऑन सेल अगेन सेलिंग प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट। रूल 1 लगाया था तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट, नहीं लगाया था तो जो भी कैरिंग अमाउंट नॉर्मल थी 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट के करेंगे 2 हिस्से, प्रॉफिट के करेंगे 2 हिस्से। प्रॉफिट डिवाइड द टोटल प्रॉफिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्से। प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू, प्रॉफिट ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू। प्रॉफिट हुआ है तो अगर फेयर वैल्यू तक प्रॉफिट अगर होता, मतलब असेट को मैं अगर फेयर वैल्यू पे बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? फेयर वैल्यू पे बेचता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता? फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग। अगर मेरी असेट फेयर वैल्यू पे बिकती तो कितना प्रॉफिट होता? आप उसको P&L में लेके जाओगे, और उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट है, फेयर वैल्यू से ऊपर अगर कुछ हुआ है प्रॉफिट तो वो डेफर एंड अमोर्टाइज। ठीक है, इन सब में एंट्रीज वो आपसे नहीं पूछने वाला, बस आपसे ट्रीटमेंट पूछने वाला कि प्रॉफिट कहां कितना जाएगा, या तो P&L या तो डेफर एंड अमोर्टाइज। देखो इंपेयरमेंट लॉस P&L, नॉर्मल लॉस P&L, अगर फ्यूचर के लीज पेमेंट से कॉम्पनसेट हो रहा है तो डेफर एंड अमोर्टाइज। प्रॉफिट अप टू फेयर वैल्यू P&L, ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू डेफर एंड अमोर्टाइज। अप टू फेयर वैल्यू निकलेगा कैसे? 80,000 की एसेट है, बेची 1,10,000 में, तो 1,10,000 में सेलिंग प्राइस, पर फेयर वैल्यू है 1 लाख, तो अप टू फेयर वैल्यू कितना हुआ? 20,000, 20,000 आपका P&L में, बाकी 10,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो आपका चला जाएगा P&L में, सॉरी डेफर एंड अमोर्टाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज योर सेल एंड लीज बैक। हो गया। चलो भाइयों बहनों, दिस वाज सेल एंड लीज बैक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नाउ यू कैन प्रॉपरली जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो मेरे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से, 183 क्वेश्चंस की लिस्ट में से। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप ये वीडियो लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं तो मैं आपको सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा फीडबैक के रूप में। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।